न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों के तबादले कर दिए। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के बाद अब चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सख्त हो गया है, ऐसा दिख रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से सोमवार को ये सब जब कुछ हुआ था, 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी को हटाने का जब आदेश दिया गया था, इसमें उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी 1995 बैच के आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद भी हैं। ये सब जानते हैं, जिनको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी ज्यादा भरोसा मिला हुआ है। उनकी जगह पर सीनियर आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को यूपी का नया होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। चुनाव आयोग का जो ये फैसला था, ये जो ऑर्डर था, उसके बाद दिल्ली और लखनऊ के बीच में तनातनी शुरू हो गई है। दरअसल यूपी सरकार की ओर से चुनाव आयोग में आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद को नहीं हटाने को लेकर दलीलें दी गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में किसी भी तरह के बदलाव को करने से साफ मना कर दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इस अधिकारी को हटाने के मूड में वो नहीं थी, लेकिन यहां चुनाव आयोग उन्हें रखने के मूड में नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग इसको लेकर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। दीपक कुमार 1990 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और वो अभी वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अब दीपक कुमार के पास गृह विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। इन 6 राज्यों में जो होम सेक्रेटरी हटाए गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश की हो रही है। चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश दिए, उनमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीज को भी हटाने का आदेश दिया था। लेकिन जो कुछ इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो वाकई में कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1995 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद यूपी सीएम आदित्यनाथ के बहुत ज्यादा करीब अधिकारियों में से माने जाते हैं और सितंबर 2022 में प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी का पद उन्होंने संभाला था। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा। यूपी होम सेक्रेटरी के हटाने के आदेश के कुछ घंटों के बाद ही सूत्रों के हवाले से पता चला कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से इस फैसले पर आपत्ति की गई। चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा गया। पत्र के माध्यम से यह दलील दी गई कि आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद ने लोकसभा चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया था। इस तरह से किसी प्रकार के हितों के टकराव को समाप्त कर दिया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहां गृह सचिव संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज से जुड़े थे। 3 अफसरों के नामों के एक पैनल को भी भेजने को कहा गया है। सूत्र बताते हैं कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी मिश्रा की तरफ से जो लेटर मिला है इलेक्शन कमीशन को, उसमें जवाब दिया गया है कि अपने फैसले पर वो अडिग हैं। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि चुनावी अवधि के दौरान संजय प्रसाद की जगह नियुक्त करने के लिए 3 अधिकारियों के नाम का एक पैनल की फाइल भी भेजकर आदेशों का अनुपालन किया जाए। इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को नया गृह सचिव बनाया गया है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है, दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो तमाम दूरियां दिखाई देती रही हैं, जो चर्चाएं अच्छे खासे बाजार में गर्म रही हैं, उसको एक और कदम ये ऐसा है, ये पुख्ता करता है कि वाकई में योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में दूरियां हैं। हालांकि ये जो फैसला है, आप सब जानते हैं, चुनाव आयोग का है, लेकिन चुनाव आयोग खुद अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से एक तरफा सवालों को लेकर के घिर गया था। पक्षपात होने का उन पर आरोप लगा था, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने सीधे जवाब देना सही नहीं समझा।
लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव आयोग, जिसे केचुआ आयोग तक कहा जाता है, और वो अपनी छवि को सुधारने की जगह अभी लगातार इस तरह के फैसले सामने कर रहा है, जिससे कि उनकी छवि पर और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग के ये तमाम फैसले अंदर खाने चल रही राजनीतिक गतिविधियों को भी अच्छी खासी हवा दे रहे हैं। तमाम नेताओं के बीच में जो कुछ पक रहा है उसकी भी चीजों को पुख्ता कर रहे हैं। यहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली बार बार कुछ ना कुछ मुश्किलें पैदा करती रही है, ये सबने देखा है। कभी अपने व्यक्ति को वहां भेजते हैं, कभी कुछ और फैसलों को लेकर, कभी योगी आदित्यनाथ के खास अधिकारियों की फाइल पूरी तरह से खारिज कर दी जाती है, उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलता है। आपको मालूम है अवनीश अवस्थी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। योगी आदित्यनाथ तब भी उनको अपने साथ बनाए रखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में गृह मंत्रालय में जब वो फाइल गई तो उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला। ठीक इसी तरह से अभी भी जो अब खास अधिकारी बन गए योगी आदित्यनाथ के, दिल्ली ने उनको उनसे दूर कर दिया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यहां पर जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो बीच की तमाम दूरियों की तरफ संकेत कर रही हैं। जहां एक तरफ खबर ये सामने आ रही है कि किस तरह से दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरी बढ़ रही है, वहीं दूसरी खबर आ रही है जो कि बड़ी खबर है दिल्ली की, ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि ये कहेंगे कि पूरे देश के उन तमाम लोगों की, फेसबुक पर रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रहते हैं या फिर एक्स पर रहते हैं, यूट्यूब चैनल पर रहते हैं, उन सब के ऊपर केंद्र सरकार ने एक लगाम लगाने के लिए एक तैयारी की थी। और इसी तैयारी को लेकर के एडिटर्स गिल्ड जो है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, वहां पर याचिका लगाई। अब याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट में इस अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। अधिसूचना क्या थी? केंद्र सरकार ने जारी की थी और ये मामला था तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर नजर रखने का, ना सिर्फ नजर रखने का बल्कि उसको फिल्टर करने का, उसको सेंसर करने का। एडिटर्स गिल्ड का ये कहना था कि ये बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ये होना चाहिए। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेकर यहां पर इस अधिसूचना पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की द्वारा उठाया गया एक कदम था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये इस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें फैक्ट चेक यूनिट लागू करने का आदेश जारी किया गया था। सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 20 मार्च को ही आईटी कानून के तहत फैक्ट चेक यूनिट के नियम लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। आईटी संशोधन कानून 2023 के नियमों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले तक फैक्ट चेक यूनिट के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने आईटी संशोधन कानून के तहत सोशल मीडिया पर कंटेंट की निगरानी के लिए फैक्ट चेक यूनिट का गठन किया था। फैक्ट चेक यूनिट को मिले थे ये अधिकार। फैक्ट चेक यूनिट सरकार की तरफ से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स या इंस्टाग्राम आदि पर कंटेंट की निगरानी करेगी और ये यूनिट किसी जानकारी को फर्जी या गलत बता सकती है। फैक्ट चेक यूनिट की आपत्ति के बाद उस कंटेंट या पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाना ही होगा और इंटरनेट से उसका यूआरएल भी ब्लॉक करना होगा। फैक्ट चेक यूनिट एक नोडल एजेंसी होगी। कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका। आईटी नियमों के संशोधन के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आईटी संशोधन कानून के नियमों को असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया। एडिटर्स गिल्ड का कहना है कि फर्जी खबरें तय करने की पूरी शक्ति सरकार के हाथ में आ जाएगी, जो कि मीडिया की आजादी के विरोध में है। बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 जजों जस्टिस जेएस पटेल, जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस चंद्रूरकर की पीठ फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाने को लेकर एकमत नहीं हो सकी और रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभी फैक्ट चेक यूनिट मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें अब राहत मिल गई है। कुल मिलाकर के एक ऐसा कदम जो कि मीडिया को, सोशल मीडिया को दरअसल पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले सकता था, लेकिन इस पर एक बड़ी रोक लग गई है। केंद्र सरकार ने ये कदम उस वक्त में उठाया जब चुनाव बिल्कुल ठीक सामने है। तमाम सोशल मीडिया पर किस तरह से पूरा टैप करना है, उस पर कंट्रोल बनाने के बाद कैसे उसको अपने मन मुताबिक चलाना है, अब इस पर पूरी तरह से पानी फिर गया है।
जो तैयारी इस वक्त केंद्र सरकार ने की थी चुनाव से पहले, वो पूरी तरह से इस मामले में धराशायी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर वाकई में एक बड़ा ऐसा कदम उठाया है जिसको लेकर के उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं जो कि सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया, जो कि एक उम्मीद की तरह सामने है, उस पर भी कंट्रोल करके केंद्र सरकार इसका भी एक तरह से दबाव बनाकर अपने मन मुताबिक चलाना चाहती थी, जो कि अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब इस पर रोक लग गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार भी अब यानी कि बीजेपी भी इस वक्त में अपने अपने इलाके में जा रही है, अपने अपने उम्मीदवारों के साथ, प्रत्याशियों के साथ, क्योंकि अब इस वक्त में अगर वो इस फैक्ट चेक यूनिट को लागू किए रहती तो उसके लिए काफी काम आसान हो जाता। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी के पास आईटी सेल का एक बड़ा स्वरूप है, काफी ज्यादा पैसा उनके पास है, जो कि लगातार तस्वीरों में सामने आ भी रहा है। इन सब स्थितियों के बावजूद ऐसा एक कंट्रोल बनाने का और सोशल मीडिया का मुंह बंद करने का एक जो तरीका वो निकाल रहे थे, वो भी अब रुक गया है, वो मुमकिन नहीं हो सकता है। यानी कि सोशल मीडिया पर आने वाली तमाम खबरें जो कि राजनीति से जुड़ी होंगी, वो आपके पास सीधे तरीके से वैसे ही आती रहेंगी। अब इसके बाद जो करना है तय, वो आपको करना है कि कौन किस लोकतांत्रिक स्थिति को कमजोर कर रहा है और कौन इसे मजबूत करना चाहता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।